हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ओके, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ता कोर्स है। और अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को परचेज करना चाहता है तो आसानी से आप परचेज भी कर सकते हैं। केवल 109 रुपए का आपको ये कोर्स पढ़ने वाला है, पूरा का पूरा कोर्स। इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहां पर सॉल्व करके आप लोगों के सामने एक कोर्स को तैयार किया है और इसी के साथ साथ में आपको पीडीएफ भी हर चैप्टर की उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप जाइएगा आर्या कोचिंग ऐप पर। आर्या कोचिंग ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सर्च करेंगे आर्या कोचिंग ऐप, वहां पर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर लॉगिन करके प्ले स्टोर सेक्शन में या फिर स्टोर सेक्शन में आप जा करके वहां पर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं केवल 109 रुपया पे करके। ठीक है, तो सबसे सस्ता हम कह सकते हैं, बहुत ही सस्ता कोर्स है, आसानी से आप सभी परचेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग में है उनको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, इसका भी डेरिवेशन देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे और समविभव पृष्ठ के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना लेकर के चलने वाले हैं। जल्दी से हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर वैद्युत विभव क्या होता है। याद रखिएगा, मान लिया कोई आवेश है और आवेश क्या करता है, आपको पता है कोई भी आवेश है और आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाता है। अब कोई दूसरा आवेश है जो बहुत दूर स्थित है, बहुत दूर का मतलब हो गया अनंत पर स्थित है। अब कोई दूसरा आवेश जो अनंत पर स्थित है, उस अनंत पर स्थित आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। तो इस बिंदु के भीतर या इस बिंदु तक लाने में उस आवेश को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य किया जाएगा, अगर हम उस कार्य को W कहें और जिस आवेश को लाया गया है उस आवेश को अगर हम Q0 कहें, तो इन दोनों का अनुपात या फिर हम जिसे बटा भी कहते हैं या अपान कहते हैं, W/Q, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का मतलब क्या हो गया, किसी आवेश को जो अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब W तथा उस आवेश मतलब Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। मात्रक आप लोग समझ सकते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो वोल्ट कहें या जूल प्रति कूलाम कहें, ये दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो मेरे समझ में आ गया और आपके समझ में भी आया होगा कि वैद्युत विभव आखिर क्या है। किसी अनंत पर स्थित आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य मतलब W तथा उस आवेश मतलब Q0 के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आराम से लिखा हुआ, आप लोग परेशान ना हों। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट और इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। इसी के बाद में हम लोग बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। आखिर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब वैद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें तो मान लिया कोई यहां पर वैद्युत क्षेत्र था और वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु A था जहां पर कोई आवेश रखा हुआ था। इस आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाना है, मान लिया बिंदु B तक लाना है, तो फिर कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो वो किया गया कार्य W तथा इस आवेश को, जो आवेश यहां से यहां तक ले जाया गया है, उस आवेश के अनुपात को हम लोग कहेंगे वैद्युत विभवांतर, जिसे हम डेल्टा V से व्यक्त करते हैं। अब आप लोग फार्मूला देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम लग रहा होगा। सेम कारण क्या है सेम लगने का, क्योंकि यहां पर भी कार्य है,
यहां से यहां तक किया गया कार्य, और इस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहां पर जो कार्य था वो कहां से कहां तक के लिए किया गया था? अनंत से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। लेकिन यहां पर जो कार्य है वो अनंत से लाने में किया गया कार्य नहीं है, बल्कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम कह सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी? किसी आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम डेल्टा V की बात करें, मतलब वैद्युत विभवांतर की बात करें, तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा? किसी आवेश को अनंत से ना बोल करके अब हम बोलेंगे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे डेल्टा V से व्यक्त करते हैं। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, फार्मूला जब सेम है तो इसका मात्रक होगा जूल और इसका मात्रक होगा कूलम, तो इसका भी मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम, या फिर इसे भी हम लोग वोल्ट ही बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की विमाओं की, क्योंकि इसकी विमा बहुत बार पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत विभव हो या फिर वैद्युत विभवांतर हो, दोनों की विमाओं का मतलब होता है ml² t-3 a-1, मतलब ml² t की पावर -3 a की पावर -2, ये होती है इसके विभवांतर की विमा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों बातें। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके, वैद्युत विभव का फार्मूला याद रखिएगा। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या है? तो वैद्युत विभव का फार्मूला हमारे पास आया है V = W/Q0। ओके, V = W/Q0। W क्या है? तो W है किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और यहां पर Q0 क्या है? जिस आवेश को लाया गया है वो वाला आवेश, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग इस डेरिवेशन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आसानी से हो जाएगा, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लिया कोई आवेश है जो बिंदु ए पर स्थित है या फिर बिंदु ओ पर स्थित, हम इसे मान देते हैं, ठीक है। एक बिंदु ओ है जहां पर कोई आवेश स्थित है जिसका नाम है +Q आवेश, और इस आवेश के कारण कहीं पर बनता है यहां इस बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि इस बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? कोई आवेश है Q, और इस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बना, और इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करने का फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है जो बहुत दूर स्थित है। बहुत दूर का मतलब अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है? अनंत पर स्थित है। लेकिन अनंत तो हमें कोई निश्चित ही नहीं होता है, अनंत कहां पर हम मानेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम लोग अभी के लिए उस आवेश को किसी एक बिंदु B पर या फिर A पर स्थित हुआ मान लेते हैं कि कोई आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है। ओके, बिंदु A पर यह आवेश स्थित है, और बिंदु A की दूरी कितनी है बिंदु O से? तो अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं ये दूरी है x। ओके, तो बिंदु A से A पर एक आवेश स्थित है Q0, और इसकी जो दूरी है वो x है। अब इस आवेश को, Q0 आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना है। मान लिया ये है बिंदु B, और बिंदु B तक लाना है, तो बिंदु B तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा वो हम कार्य निकाल लें, क्योंकि हमें फार्मूला पता है वैद्युत विभव का, V बराबर होता है W/Q0। अगर हमें कार्य पता चल जाए और जो आवेश लाया गया है वो आवेश पता चल जाए, तो कार्य को आवेश से भाग दे देंगे तो वैद्युत विभव निकल आएगा। यही हम लोग करना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे।
क्योंकि फिजिक्स में हमेशा छोटा सा स्टेप पहले लेते हैं और फिर पूरा स्टेप लेते हैं। तो हमें कार्य चाहिए अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य चाहिए, लेकिन अभी हम अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य नहीं निकालेंगे, बल्कि हम बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर ये कार्य निकाल लेंगे तो उसके बाद में हम अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को भी आसानी से निकाल पाएंगे। वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम मान के चलते हैं बिंदु A से बिंदु B तक किसी आवेश को लाना है। ये Q नॉट आवेश जो है, जिसकी यहां पर जो दूरी है वो डेल्टा x है। अच्छा, आप बच्चा याद रखिएगा, ये वाली दूरी हमने x लिखी थी, तो इस दूरी को हमने डेल्टा x या फिर आप कह सकते हैं dx इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम dx लिख देते हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। तो dx का मतलब क्या होता है? छोटी सी दूरी। तो हमने छोटी सी दूरी dx तय की, तो हमने इसे लिख दिया dx है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहां से यहां तक कितना कार्य किया जाएगा। कार्य निकालने के लिए हमें तो कार्य निकालना है। कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो कार्य निकालने के लिए चाहिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बल उस पर कितना लग रहा है और फिर कितना विस्थापन हुआ है। बल और विस्थापन की गुणा कर देंगे तो कार्य निकल आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बल कि Q नॉट आवेश पर कितना बल लगेगा। तो लिखेंगे आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। ओके, लगने वाला बल या फिर वैद्युत बल F बराबर क्या होता है आप बताइएगा। F बराबर फार्मूला कहां से लाएंगे? कूलाम का नियम है ना, कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां पर हम F बराबर क्या लिखेंगे? तो F बराबर K Q1 मतलब Q है, Q2 मतलब Q नॉट है, अपान R स्क्वायर जो दूरी है, यहां पर दूरी x है तो x स्क्वायर लिख लेंगे। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? K Q नॉट अपान x स्क्वायर। इतना बल लगा। अगर हमने बल निकाल लिया है तो अब हम निकाल लेते हैं कार्य, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो निकालते हैं इस आवेश Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य। तो लिख देते हैं यहां पर आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। ओके, किया गया कार्य W बराबर, अब हम W लिखें, सही है क्या? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि A से B तक लाने में किया गया कार्य अगर हम निकालना चाहते हैं तो A से B तक की दूरी है बहुत छोटी। तो बहुत छोटी अगर दूरी है तो हम उस कार्य को भी बहुत ही कम लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही कम कार्य करना पड़ेगा। छोटी दूरी विस्थापित करने के लिए कार्य भी बहुत कम होगा, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? dw लिखेंगे। सो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन, बल F हो गया और विस्थापन कितना हुआ? सो A और B के बीच का विस्थापन है dx। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो विस्थापन हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हुआ है, क्योंकि प्लस का आवेश अगर ये है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी और विस्थापन हो रहा है पीछे की ओर, हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में हुआ, इसलिए इस विस्थापन को ऋणात्मक लिखेंगे, अर्थात माइनस dx लिखेंगे। अब f का वैल्यू रख दीजिए। सो ये बनेगा dw इक्वल, f का वैल्यू है k Q नॉट अपान में x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा? dx माइनस का। अब हमने ये कार्य निकाल लिया है बच्चा। ये क्या निकाला? हमने कार्य निकाला है, लेकिन वो कार्य कहां से कहां तक का है? बिंदु A से बिंदु B तक का। हमें कहां से कहां तक का चाहिए? वैद्युत विभव में अनंत से बिंदु P तक का, क्योंकि बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है तो अनंत से बिंदु P तक का कार्य चाहिए। अगर आपको अनंत से बिंदु P तक का कार्य चाहिए तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को हम लोग क्या लिखेंगे? क्या अब भी dw लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अनंत से बिंदु P तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को अब हम लोग केवल w लिखने वाले हैं। तो अब लिखेंगे w, लिखेंगे आवेश को, आवेश और किस आवेश को? Q नॉट को बिंदु या अनंत से लिख देते हैं, अनंत से कहां तक? बिंदु P तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ओके, कार्य क्या हो जाएगा?
तो लाने में किया गया कार्य जिसे हम W से लिखेंगे, W इक्वल क्या होगा, याद रखिएगा हमने बताया था छोटा सा अगर पार्ट दिया है और हम बड़े की बात करते हैं तो इंटीग्रल लेते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस्तेमाल किया था इसका, ठीक है। इसी प्रकार कहां से कहां तक का बताया गया है, तो अनंत से और कहां तक लाना है, बिंदु P तक। बिंदु P का मतलब है R दूरी तक लाना है, तो अनंत से R दूरी तक लाना है, और ये है हमारा Q नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अच्छा, Q नॉट को बाहर कर देंगे, 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। ये हमें पता चल रहा है, मैथ वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि यहां पर समाकलन करना है। अगर आप मैथ से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आसानी से अभी हम समझा देंगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट Q1, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं जरा, K माइनस का Q नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, ये पूरा बाहर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा इन्फानाइट टू R 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। ऐसे हम लिख सकते हैं ना आसानी से। अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए थोड़ा सा काम करना है, और वो काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम इसको लिखने वाले हैं W इक्वल, भाई जगह कम है तो ऐसे ही थोड़ा लिख लेते हैं, W इक्वल माइनस Q नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, यार यहां पर हमने क्यों बाहर कर दिया, ये हमने गलत कर दिया है, एक्स स्क्वायर तो अंदर ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अंदर रहेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है। इंटीग्रल में हमें लिखना है इन्फिनाइट टू R, और एक्स स्क्वायर को हम ऊपर कर देते हैं तो x की पावर -2 dx, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, W इजिकल टू माइनस Q नॉट, और इसका हम समाकलन करेंगे x की पावर -2 का समाकलन। याद रखिएगा, मैं यहां पर बता देता हूं, जब भी आपको समाकलन करना हो, जैसे x पावर 3 का समाकलन करने को कह दिया किसी ने, तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब होगा x की पावर 3 + 1 और बटे में 3 + 1। समझ पा रहे हैं ना, मतलब अगर x की पावर 7 का आपको समाकलन करना है तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर 7 + 1 अपान 7 + 1। तो इसका मतलब हो गया x की पावर 4/4, घात 1 बढ़ जाती है। x पावर 3 था, समाकलन करना है x पावर 4 और बटे में 4, x पावर 7 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 8 और बटे में 8। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसी प्रकार यहां पर हम समाकलन करने वाले हैं, और इसको जरा हम मिटा देते हैं क्योंकि यहीं पर तो हमें करना है, सब कुछ जगह इतनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख पाएंगे x की पावर -2 में 1 जोड़ा बटे में -2 + 1, ओके। और इसका जो लिमिट है वैसे ही लिखते रहेंगे हम इस तरह से। तो ये बनेगा W इक्वल माइनस Q नॉट और इंटू में x की पावर -1 बटे में -1 और इन्फिनाइट टू R, माइनस बाहर कर देंगे प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Q नॉट और इंटू में x की पावर -1 को बटे में कर दें तो प्लस का 1/x आ जाएगा इन्फिनाइट टू R। अब यहां पर हम लिमिट रख देते हैं, और जब लिमिट रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा Q नॉट इंटू में 1/x, x की जगह पर क्या लिखेंगे, R अपर लिमिट, माइनस लगा करके लोअर लिमिट 1/x, x की जगह पर क्या लिखते हैं, इन्फिनाइट लोअर लिमिट, ओके। तो इस तरह से ये बना W इक्वल Q नॉट और इंटू में 1/R, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, 1/इन्फिनिट का मान 0 हो गया, तो ये बन गया Q नॉट अपान में R। ये आ गया हमारा कार्य निकल करके, हम कह सकते हैं ये हमारा है कार्य का फार्मूला, W इक्वल Q नॉट अपान में R। लेकिन हमें W नहीं निकालना था, हमें कार्य नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब हम निकाल लेते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव, ओके, वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q नॉट। तो यहां पर लिखेंगे जरा, V बराबर W का मान है Q नॉट अपान में R, और अपान ये W का मान रख दिया ये पूरा, और अपान में ये वाला Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, तो W या V बराबर हमारे पास बचेगा V बराबर Q/R। ये हमारे पास फार्मूला बना V का, या किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है KQ/R। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या हुआ, KQ/R।
आर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें इंटू क्यू अपान आर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे और आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ में मैंने विस्तार से पूरा समझाया है, तो आप वहां पर एक बार पढ़ करके अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, ये सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले हैं, 1-2 वीडियोस यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी सीरीज, जो हम कह सकते हैं ये कोर्स आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आर्या कोचिंग ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर के आसानी से आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर स्टोर सेक्शन में जाइएगा और ये आपको कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को केवल और केवल मात्र 109 रुपए देकर के आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएंगे इस कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, वैसे पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है आपको। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये फार्मूला अच्छा याद रखिएगा। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फार्मूला है KQ अपान R। अभी जो निकल के अभी आया था, क्या था? KQ अपान R, याद रखिएगा, KQ अपान R, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओके, तो ये हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। इसी प्रकार का डेरिवेशन हम लोगों ने लेसन नंबर 1 में भी पढ़ा था। लेसन नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़ा था, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों पढ़े थे। लेकिन यहां पर हम लोग वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से हम लोग डिराइव करते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं एक वैद्युत ध्रुव है। वैद्युत ध्रुव के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं पहली वाली क्लास में, तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब हम जानते हैं, यहां पर मान लिया एक वैद्युत ध्रुव रखा है जिसका नाम है AB, और इस पर आवेश स्थित है -Q आवेश और +Q आवेश। इसका मध्य बिंदु मान लिया O है, और इधर की दूरी को हम लोग L लिखते हैं और इधर की दूरी को भी हम लोग L लिखते हैं, तो टोटल दूरी हो जाती है 2L। ओके, और हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको पता होगा P = 2QL होता है, ये याद रखिएगा, लेसन नंबर 1 से हम लोग लेंगे, ठीक है, यहीं पर अभी इस्तेमाल होगा। तो चलो अब देखते हैं, वैद्युत ध्रुव है, -Q आवेश है, +Q आवेश है, इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु होगा, वहां पर वैद्युत विभव कितना होगा, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमें यहां पर मान लिया कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं बिंदु O, मतलब मध्य बिंदु से इस बिंदु P की जो दूरी है वो R है, और अगर बिंदु P की दूरी R है तो +Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए। R से अगर हम इस L को घटा दें तो R -L हो जाएगा P से, या B से बिंदु P की दूरी, और अगर -Q आवेश की बिंदु P से दूरी पूछी जाए तो R में ये L जोड़ देंगे। तो लिख देते हैं +Q आवेश की बिंदु P से दूरी, बिंदु P से दूरी कितनी है, तो R -L है। इसी प्रकार -Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R +L होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -Q आवेश कारण जो भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक होगा,
और प्लस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वह धनात्मक होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वैद्युत विभव जो होता है वह एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती। इसमें कोई दिशा नहीं होती है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग दिशा की बात करते थे, अगर वो विपरीत होते थे तो घटा देते थे, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर वैद्युत विभव अगर धन या प्लस के आवेश कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है तो वह धनात्मक लिया जाएगा, माइनस आवेश कारण जो वैद्युत विभव होगा वह ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको पता होगा। प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होना चाहिए आपको पता है। अभी हमने बताया किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है KQ/R, V बराबर KQ/R। अगर हम प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें तो हम कह सकते हैं V1, अगर हम इसे कहें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/R। K तो Q रहेगा, Q भी Q रहेगा, लेकिन R का मतलब बदल जाएगा। R यहां पर दूरी था, यहां पर R दूरी, यहां पर प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी R नहीं है, बल्कि प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी है R माइनस L, तो R माइनस L हो जाएगा। तो KQ/R माइनस L, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आप लोग लिख लेना। इससे हम लोग क्या लिखेंगे, V2 इक्वल KQ/R प्लस L। माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो R प्लस L, लेकिन यह माइनस क्यू आवेश है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो इसलिए यह वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। सो V1 बराबर हो गया KQ/R माइनस L, जो इसके कारण वैद्युत विभव है बिंदु P पर। इसके कारण वैद्युत विभव कितना है बिंदु P पर, V2 बराबर माइनस KQ/R प्लस L। अगर हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए तो परिणामी विभव के लिए इन दोनों को जोड़ देना है। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, ओके, परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 का मतलब V1 का वैल्यू क्या है, तो V1 का मतलब है KQ/R माइनस L, और V2 का मतलब क्या है, माइनस KQ/R प्लस L। ओके, जो कॉमन मिले वो कॉमन ले लीजिए, तो KQ हमें कॉमन मिल रहा है, 1/R माइनस L बचा, और माइनस का 1/R प्लस L बचा। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे और उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं और ये बनेगा V इक्वल KQ इंटू में एलसीएम यहां पर लीजिएगा R माइनस L इंटू में R प्लस L। इसी प्रकार का डेरिवेशन आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में पोर्शन में कर ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा R प्लस L और माइनस में चला जाएगा R, और ये माइनस मिलकर के प्लस L कर देगा। ओके, यहां से R और R को हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा V इक्वल टू KQ इंटू में L जोड़ देंगे 2L अपान में R माइनस L और R प्लस L। अगर इनकी हम गुणा करें या फिर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो इसे हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए, और वो बात क्या है तो मैं बता देता हूं। 2QL आपको कुछ दिखा, 2QL जहां पर होता है उसे हम P लिखते हैं। P बराबर क्या होता है 2QL, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिखेंगे V बराबर 2QL, यहां पर K लिखिए और 2QL को क्या लिखेंगे P, और अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्यों लिखा आपको पता है ना, 2QL, P बराबर होता है 2QL, इसलिए हमने P की जगह पर मतलब 2QL की जगह पर P लिख दिया है। अब हम वही चीज इस्तेमाल फिर करेंगे जो वहां पर किया करते थे। हमने बताया था कि L जो होता है बहुत ही छोटा होता है R की तुलना में, तो इसलिए L स्क्वायर और भी छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में। तो L स्क्वायर बहुत ही छोटा है R स्क्वायर की तुलना में, तब L स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पर हम क्या पाएंगे, V बराबर में KP
अपान आर स्क्वायर आपके पास केवल बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो V बराबर केपी अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए फार्मूला V इज इक्वल टू केपी अपान आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखें कि K का वैल्यू अगर हम वही लिख दें तो फिर क्या होगा, V इज इक्वल टू K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P अपान आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बहुत ही अच्छी बात है, और PDF में एक बार जरूर पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसके लिए भी व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। वैसे अगर देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक कभी भी प्राप्त करने को आपसे नहीं कहेगा, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑप्शनल में, या फिर आपसे ये भी कह देता है कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। क्योंकि शून्य होता ही है, ये आपको सिद्ध करने का मांग लेता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे सिद्ध होता है ये बात कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ओके। सो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। सूत्र नहीं होता है, बल्कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये शून्य सिद्ध कैसे होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मान लिया ये है अपना वैद्युत द्विध्रुव, ये है वैद्युत द्विध्रुव, और इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम है AB। यहां पर -q आवेश, यहां पर +q आवेश, इसका मध्य बिंदु O, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L, और इसकी निरक्षीय स्थिति का मतलब आप समझते हैं यहां पर कोई बिंदु है P जिसकी दूरी है R। ओके, तो ये दूरी है R। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव या परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, इसके लिए निकालने के लिए हम -q और +q आवेश की बिंदु P से दूरी सबसे पहले निकालते हैं। तो +q या -q आवेश की बिंदु P से दूरी जो होगी दोनों बराबर होंगी, ये वाली दूरी बराबर होगी। तो हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण कैसे निकाला जाता है तो हमें पता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी इतना होगा और ये भी इतना ही होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो हम सबसे पहले -q आवेश कारण विभव निकालें, फिर +q आवेश कारण विभव निकालें। चलो निकाल लेते हैं। +q आवेश कारण वैद्युत विभव, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं +q आवेश कारण बिंदु P पर विभव का फार्मूला V बराबर KQ अपान R। वैद्युत विभव किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर KQ अपान R। सो K लिखा, Q की जगह पर हम लोग Q लिखेंगे, अपान R की जगह पर ये वाली दूरी लिखेंगे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार ये इसे V1 कह देते हैं। ठीक है, अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें, तो इसे हम V2 लिखेंगे। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फार्मूला KQ अपान R ही रहेगा। सो KQ अपान R का मतलब फिर यही रहेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन यहां पर अंतर सिर्फ इतना है कि ये -q आवेश कारण है, इसलिए ये वैद्युत विभव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें। सो बिंदु P पर परिणामी विभव, ओके, परिणामी विभव क्या होगा, ध्यान से देखो, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। अब हम इन दोनों का मान रख देते हैं और निकाल लेते हैं। V बराबर V1 का वैल्यू कितना है, KQ अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस ये रखेंगे V2 का मान माइनस KQ अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों चीजें सेम हैं,
दोनों चीजें सेम हैं, बस ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव की लंबार्धक पर वैद्युत विभव शून्य होता है। लंबार्धक का मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। ये बात आप लोग समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये टॉपिक भी यहां से समाप्त होता है। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा समविभव पृष्ठ के बारे में, और समविभव पृष्ठ का नाम सुनते ही हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ का मतलब ये शब्द खुद ही बता रहा है अपनी परिभाषा। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव वाला, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो वही समविभव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन ऐसा पृष्ठ होगा कहां, तो ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। मान लिया ये है प्लस का आवेश और इसने अपने चारों ओर बनाया वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करें अगर इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो कोई भी कहेगा इस बिंदु पर वैद्युत विभव कुछ भी होगा। मान लिया इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमने पूछा और इस बिंदु पर वैद्युत विभव पूछा, हम कहें कि इस ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर, इन तीनों बिंदुओं में से किस बिंदु पर वैद्युत विभव सबसे अधिक होगा। तो हमें पता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर KQ अपान R। अगर दूरी कम है तो वैद्युत विभव ज्यादा होगा, दूरी कम होगी तो वैद्युत विभव ज्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से यहां C की दूरी सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि C पर वैद्युत विभव सबसे ज्यादा होगा, B पर उससे कम होगा और A पर उससे भी कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें बिंदु C पर वैद्युत विभव जितना होगा उतना ही बिंदु यहां पर होगा और उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा। अगर समान दूरी पर इस प्रकार बिंदु ले लिए जाए तो इन सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार बिंदु B पर जितना होगा उतना ही यहां पर होगा, उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां पर। इस प्रकार से एक और इन बिंदुओं पर या इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इनके बीच में चाहे जहां पर हो, इस पृष्ठ पर अगर है तो इन पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होगा। इस पृष्ठ पर भी सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर कई ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, और ऐसे पृष्ठों को ही हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस यही परिभाषा आपसे पूछी जाती है, इसके बारे में और कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लिखना चाहते हैं तो इसी भाषा में लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं, और पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड कराई है उसमें तो सब कुछ लिखा ही है। इसके बाद में हम लोग आगे एक और टॉपिक लेते हैं जो कि छोटा सा टॉपिक है, इसे हम कहेंगे वैद्युत कह सकते हैं विभव प्रवणता, ठीक है। विभव प्रवणता को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यह भी परिभाषा आपसे कई बार पूछी गई है एग्जाम में और हो सकता है कि पूछ दी जाए। विभव प्रवणता हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स की डिस्कस कर रहे हैं यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए ना, तो केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखना है। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अलावा भी हम साथ में कुछ कोर्स लेकर के चल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं ही लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी भी डेरिवेशन को समझने के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को नहीं समझते हैं तो डेरिवेशन फिर हमारे ऊपर से निकलने लगता है ना। तो समझना है अगर तो बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें भी जरूरी होती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। ज्यादा कुछ हम लेसन में छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर इसी प्रकार से आप फिजिक्स पढ़ते हैं। लगभग हमने यूट्यूब पर फिजिक्स तैयार करवा ही दी है आपकी,
लगभग कंप्लीट है, लेकिन शॉर्ट में नहीं, वहां पर बहुत ही लेंदी कोर्स है। मैंने एक एक डेरिवेशन को में एक एक क्लास ली है, तो बहुत ही विस्तार से वहां पर पढ़ाया है। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर के पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप YouTube पर पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने देखा ही होगा, लेकिन अब आपके पास विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है। अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आप एक ही चैप्टर में पूरा का पूरा समय आप गंवा देंगे। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और बहुत ही सस्ती फीस हमने रखी है, इसीलिए बहुत ही कम फीस रखी है कि आप सभी बच्चे 109 रुपए तो दे ही सकते हैं और आसानी से। क्योंकि बच्चा, हम कह सकते हैं कि इतना रुपया 109 रुपए हमें लेना बनता है, क्योंकि कारण है कि ऐप का भी कुछ खर्चा होता है और बहुत सारे नेटवर्किंग की जो मैनेजमेंट होती है वो सब कुछ मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा आता ही है। तो 109 रुपए मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, आप सभी लोग पे कर सकते हैं और आसानी से यहां पर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के आर्या कोचिंग सर्च करिएगा। यही जो यूट्यूब का लोगो है वही वहां पर लोगो है, आसानी से आप जाकर के वहां पर सर्च कर सकते हैं और मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से फायदा उठाइएगा। ठीक है, चलो विभव प्रवणता की हम बात करते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है? तो अगर हम बात करें, मान लिया कोई आवेश यहां पर स्थित है और इस आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र बना, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? इस बिंदु यहां पर हम कहें वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह से वैद्युत क्षेत्र ये डायरेक्शन में होगा, या फिर इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, ये हमने समझाया ही था आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम कहें कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, कहां पर वैद्युत विभव सबसे ज्यादा होगा? तो आप अभी बता सकते हैं कि बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्यादा होगा, बिंदु बी पर उससे कम, सी पर उससे भी कम। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वैद्युत विभव कम होता जाएगा। यहां सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा वैद्युत विभव बी पर कम हो गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम आगे बढ़ गए, बिंदु बी पर वैद्युत विभव कम हुआ, सी पर और कम हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत विभव घटता जाता है। समझ पा रहे हैं ना? वैद्युत विभव घटता जाता है, और यही वैद्युत विभव के घटने की दर या परिवर्तन की दर को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सुनिए, परिभाषा क्या होगी? तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत विभव दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव में परिवर्तन होगा, लेकिन वह परिवर्तन कैसा होगा? ऋणात्मक, मतलब घट रहा होगा वैद्युत विभव। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या दिक्कत है ये परिभाषा समझने में? कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होगी? दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, लेकिन कह देना कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और जिसे हम के से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको के से व्यक्त करते हैं, और नॉर्मली हम लोग ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे में होता है दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर दूरी में, विभव में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा वी लिखेंगे। विभव का मतलब होता है वी, विभव में परिवर्तन का मतलब विभवांतर, जिसे हम डेल्टा वी लिखेंगे। और ये परिवर्तन ऋणात्मक होता है क्योंकि दूरी बढ़ती जाती है और विभव घटता जाता है, इसलिए हम लोग माइनस का डेल्टा वी लेंगे। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है लेकिन ऋणात्मक, माइनस डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स, एक्स है दूरी मान लिया और डेल्टा एक्स मतलब दूरी में परिवर्तन। ओके, सो विभव में परिवर्तन बटे
दूरी में परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, विभव प्रवणता कह रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और पूछ देते हैं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? तो विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ओके। क्या होगा? विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, यही इनके बीच में संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही वैद्युत या विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो यही इनके बीच में संबंध का इक्वेशन होता है। इक्वेशन ही पूछा जाता है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये। और मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस ऐप का लिंक, आप जा करके ऐप पर और आसानी से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, केवल और केवल मात्र 109 रुपए में। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नंबर है 7565857843। ओके, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले और आसानी से आप कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर पूछ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप से ही आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं तो हो सकते हैं कि आपका कॉल रिसीव ना हो पाए, लेकिन व्हाट्सएप किसी भी समय देखा जाएगा तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही देखे हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी लेसन के और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं उनको लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।